नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ऑटो और कार में भीषण टक्कर, एक महिला की मौत, भाई सहित 3 सवार घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। मरवन के सुजीत हत्याकांड में परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, कहा दबंगों को संरक्षण देने में जुटी है सत्ता पक्ष और विपक्ष। और चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई, बचाने नहीं आया कोई सामने, पुलिस पहुंचकर बचाई जान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार की सुबह काटी के समर्शपुर के पास ऑटो और कार की भिड़ंत में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान नरसंडा के मोहम्मद अनवर की 40 वर्षीय पत्नी जीनत परवीन के रूप में हुई। हादसे में जीनत परवीन का भाई मोहम्मद तवरेज सहित 3 अन्य ऑटो सवार घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-28 को जाम कर दिया और घंटों मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। ये ऑटो से आ रही थी, एक पीछे से गाड़ी आया, उसको टक्कर मार दिया। उसके बाद दूसरा एक गाड़ी आया, इसके सर पर चढ़ाते हुए भाग गया। पता नहीं कि वो पूरा सर फट गया सर, उसी जगह स्पॉट डेथ हो गया। क्या नाम? इसका नाम था जिन्नत परवीन। ये जी जिन्नत परवीन है, महिला है, ये 40 साल के महिला है और ये मजदूरी कर के अपना चूड़ी उड़ी बेच करके बाल बच्चा को पालता था और ये मर गया है। अभी एगो बेटा 2 बेटा बाहर में है, लॉकडाउन हो गया, ऐसा कि कमा नहीं रहा है, क्या खाएगा, सब भूखे मर जाएगा सर। हम लोग बैठे हुए हैं इसलिए कि भाई इसको मुआवजा मिल जाए, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। फिर भी प्रशासन हम लोग के आश्वासन दे रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम आपको चेक दे देंगे, आप चले जाइए, चेक दे देंगे। हमको उस समय से 2 घंटा से खाली यही आश्वासन मिल रहा है। अभी तक मतलब कि ये चेक नहीं आया है। CO साहब कहाँ हैं, कौन सा चेम्बर में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अभी तो हम लोग ये जितने आदमी हैं पूरे गांव के, हम लोग औरत को ही बुला रहे हैं। अगर आधा घंटा के अंदर में चेक अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा अल्लाह ही जाने, हम नहीं जानते हैं। क्या उम्र कितना था? 40 साल की उम्र है सर, 40-41 साल की। ये और आदमी 2 आदमी और इनके साथ घबाइल है। यहाँ पर टेम्पो और कार में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी और 3 लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी को इलाज के लिए भेज दिया गया है। मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। करजा थाने के मरवन निवासी सुनील कुमार के पुत्र सुजीत कुमार के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में भारी आक्रोश है। रविवार को जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी तो दूर, हत्या को लेकर भड़के ग्रामीणों पर भी केस कर दिया गया। पप्पू यादव का कहना है कि दबंगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल कर लिया है। इतनी बड़ी घटना के बाद न्याय नहीं मिल रहा, जब लोग आक्रोशित हुए, बच्चे नहीं मिले, स्वाभाविक है उसके पास डेमोक्रेसी में लड़ने की क्षमता तो गरीबों के पास होती नहीं है, गोली तो चला नहीं सकता, तो उसके पास आवाज़ के अलावे तो कुछ नहीं होता है। तो क्या वो अपनी डेमोक्रेसी में यह काम भी ना करे? और उसके बाद 15 दलित लोगों का नाम इन्वॉल्व कर दिया गया, डर पैदा करने के लिए कि तुम आवाज़ ना उठा सको, लड़ने की हिम्मत ना हो, तुम चुपचाप हो जाओ और बात को हम दबा दें। आरोपित पर भी कार्रवाई अभी तक भैया इसीलिए ना यह फायर किया गया कि तुम अब बोलने की हिम्मत ना करो और कोई ना बोले। समाज में जो नेतृत्व करने वाले कुछ कमजोर तबके के लीडरशिप के लोग होते हैं वो इस सवाल को ना उठाए। तो ये सवाल तो हम DIG साहब से उस दिन भी बातचीत किए जब मर्डर हुए,
घटना घटी, तो निश्चित रूप से आप बेफिक्र हैं। आप लड़ाई इस जो घटना घटी है, इसको ऊपर तक हमने बातचीत की है और लगातार मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में इन बच्चों के हत्यारे को अरेस्ट करना ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार ने कहा कि जब दलित का मर्डर होगा तो हम उसको नौकरी देंगे या 20 लाख रुपया देंगे। चुनाव के पहले 19 लाख दलित का वाराद, दारू, चुनाव के बाद इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। बस दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल और घालमेल कर लिया कि हम लोग। मैं आपको कहा कि हमको कोई निमंत्रण दे के बुलाया तो नहीं। हम तो अब सोशल मीडिया पर देखे, कॉमन मर्डर मौत हो गई होती तो हम समझते। बस हमको मार देना है दमगई करने के लिए या अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, मासूम बच्चे को, गरीब का बेटा है इसीलिए मार देना है, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद यदि अपने राइट की बात, गरीब का कोई कमज़ोर आदमी समाज यदि सड़कों पर उतरे तो आप उसको इन्वॉल्व कर दीजिए, उसका बाल बच्चे को, बाप को। ये राइट तो ये कोनो तातिया टोपे के पोते, ये हिटलर के नाना तो है नहीं ये लोग। तो जो मन में आएगा लोकतंत्र को अपने तरीके से हाँकते रहेंगे और कोई विरोध भी करने वाला नहीं होगा। तो जो इन्वॉल्व हैं, चाहे जितना बड़ा भी तोपखान हो, उसको जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे स्पीडी ट्रायल हो। सरकार को 20 लाख रुपया देना चाहिए। उनकी पत्नी मां को नौकरी देनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सरकार का ये घोषणा है, लॉ बना है। नहीं देता है तो इसलिए हम चिट्ठी लिखेंगे सरकार को और कल हम बात भी करेंगे निश्चित रूप से। और पूरी पार्टी, हमारी जन अधिकार पार्टी और हम इस परिवार के साथ अंतिम सांस तक खड़े हैं। पुरानी गुदरी मोहल्ले के एक मकान में चोरी करते एक युवक को रंगे हाथ दबोचकर घर के लोगों ने बड़ी बेरहमी से पिटाई कर डाली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से बचाकर अपने कब्जे में ले लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक पर कई लोग लाठी डंडे के साथ टूट पड़े हैं। किराना व्यवसायी पवन कुमार के यहाँ पिछले दिनों शादी थी। सामान सब बिखरा पड़ा था। इसका अंदाजा लगाते गुदरी के ही मोहम्मद आजाद रविवार को अलग सुबह सीढ़ी के सहारे घर में घुसकर काफी सामान समेत अपने साथी रोहित से बाहर भिजवा दिया। आजाद की निशानदेही पर रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने इसकी भी जमकर खातिरदारी कर दी। पहले उसको लाइए, यही ना हो। रात में जो है करीब 5 बजे करीब में जब बाथरूम करने के लिए उठे तो ये रूम में था। उसके बाद जो है जब रूम को लॉक कर दिया गया और उसके बाद ये कहा कि मेरे साथ एक और आदमी था जिसका नाम भोला बता रहा था, और अभी आके जो है इसको सका रहा है कि मेरे साथ था। क्या क्या चुराया घर में? दुकड़िया था, बर्तन सब था, ड्राई फ्रूट का पेटी था। अब उसके बाद मिलान कर रहे हैं कि क्या क्या गायब हुआ है। उसके बाद रिपोर्ट लिखा देते। शादी का घर था? शादी का घर था। अभी कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले शादी हुआ है, उसमें सब सामान इधर उधर था बिखरा हुआ। कैसे प्रवेश किया ऊपर में? अब तो ये बता रहा है कि हम पीछे के रास्ता से आए हैं। सीढ़ी लगाया हुआ था, जो हम ही लोग का सीढ़ी है लकड़ी का, जो लगा के बोला कि हम उसी से प्रवेश किए थे। 2 आदमी से इधर आया था और दूसरा पकड़ा गया। पुलिस के हवाले किए हैं? जी, पुलिस के हवाले किया है। दूसरा भी पकड़ा गया? हाँ, दूसरा भी पकड़ा गया। जिस सूचना मिला ना सर कि गुदरी मोहल्ला चले जाइए से वो चोर धराल है, से उसको लेकर के आइए। जी आए तो यहाँ पर आए तो देखे कि अंदर में घर चोर है, उसको धर करके लेके जा रहे हैं। एक साथी एक भाग गया सर, बता। हम तो साथी को नहीं देखा, तो हम कैसे बता सकते हैं? क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? हम आगे इनको थाना लेके जा रहे हैं। इनकी सहयोगी के पता करेंगे, सामान जो गायब हुआ तो पहले तो इनको थाना ले जाना, उसके बाद सहयोगी पता करेंगे। चोरी का उद्भेदन होगा। जी।
श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने एक बार फिर कहा कि एक भाई के किए अपराध की सजा दूसरे भाई को कैसे मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पिता के अपराध की सजा पुत्र को मिलनी चाहिए। मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में मिले शराब मामले में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि जब 2012 में ही भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा होने के बाद भी रामसूरत राय कैसे दोषी हो गए। रविवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में करुणा फाउंडेशन और यूथ एम्पावरमेंट स्किल इंडिया की ओर से हाउसकीपिंग क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरी की संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि महिलाओं को रोजगार दिलाने में सरकार इस संस्थानों को हर संभव मदद करेगी। अब जिसने विपक्ष के जिस साथी ने इस प्रश्न को उठाया था, श्रीमती रेखा देवी जी, आप पता कर लीजिएगा कि शराब के धंधे में उनके ऊपर खुद ही केस डाला हुआ है। अब हमारे यहाँ एक कहावत है, हम तो मिथिला से आते हैं, हमारे यहाँ कहावत है चलनी दुसलन सूप के जिनका अपने 72 गो छेद। अब बताइए कि जिनके ऊपर खुद शराब के धंधे का केस उन्हीं के क्षेत्र के थाने में डला हुआ है, वो ऐसे व्यक्ति पर प्रश्न ला रही है, विधानसभा में कार्य स्थगन ला रही है कि जिनके ऊपर खुद ही केस है। और रामसूरत जी का अपने भाई से बंटवारा 2012 में हो चुका है, रजिस्टर्ड डीड से बंटवारा हो चुका है। अब तो मैं तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछता हूं कि उनके पिताजी अगर चारा घोटाला में जेल में हैं तो क्या उनके बेटे होने के नाते हुए अपने आप को जेल में बंद कर लेंगे क्या? हम समझते हैं किसी के भाई ने कोई अगर गुनाह किया हो, अपराध किया हो, तो सरकार इसकी जांच करेगी। और भाई के गुनाह की सज़ा भाई को कैसे मिल सकती है? जब बाप के गुनाह की सज़ा बेटा लेने के लिए तैयार अगर नहीं है तो भाई के गुनाह की सज़ा भाई को कैसे मिल सकती है? ये निरर्थक प्रश्न था, ये विधानसभा के समय को खराब करने वाला प्रश्न था, ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रश्न था। आरएलएसपी और जेडीयू में आज विलय होने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में समय समय पर ऐसा होता रहता है। अगर हमारी प्रतिक्रिया चाहेंगे तो हमारी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एनडीए में मैं तो बस इतना कहूँगा कि एनडीए में कुशवाहा जी का स्वागत है। इधर जेल भेजे गए सकरा के मोहम्मदपुर बदल पंचायत के मुखिया आनंद सैनम ने कहा कि राजनीति साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को शराब पीते मुखिया जी के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। मुखिया सैनम का कहना है कि घटना में 1% सच्चाई नहीं है। कैंपस में मिले 260 मिलीलीटर शराब के कारण गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। नहीं होगा। कैसे आरोप लगा, क्यों आरोप लगा? अब आरोप लगा तो आरोप लगाने वाले जाने, लेकिन जहां तक मेरी गिरफ्तारी का सवाल है तो उस समय जो दूसरा किसी ने विरोधी तत्व ने प्लांट किया था, क्योंकि जिस जगह से मेरी गिरफ्तारी हुई है, जो मेरा ऐसे ही आवासीय कार्यालय है, टेबल कुर्सी वगैरह रहता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि तीन तरफ से खुली हुई है, पूरा खुला हुआ है। किसी भी विरोधी तत्व के लिए अवांछित चीज़ों को प्लांट करना बहुत आसान होगा। क्या बरामदगी हुई है? बरामदगी वहाँ से दिखाया गया है, एक छोटा सा जो शराब की बोतल छोटी सी 180 ml वाली होती है वो, और एक उसका आधा, मतलब मान के चले 270 ml। गलत है ये। आप अब तो पदाधिकारी आ गए हैं, अब तो FIR देखने के बाद पता चलेगा, शायद आप लोग को पता हो, ये अलग बात है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल थाना अध्यक्ष महोदय ने किया, तो उस समय उन्होंने कहा था कि यही 260 ml लगभग बरामदगी है। क्या चुनावी साजिश है? बिल्कुल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का ये हिस्सा है जो भी ये घटनाक्रम है। कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर परिसर में रविवार को आयोजित राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के 35वें द्विवर्षीय सम्मेलन में विभिन्न मुद्दे उठाए गए। इससे पहले पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगठन के प्रमंडलीय और क्षेत्रीय सचिव ने कहा कि कोरोना काल में डाक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन पुरस्कृत करने के बजाय सरकार महंगाई भत्ते को ही हटा दिया। आप देख रहे हैं कि पूरे जो डाक विभाग के कर्मचारी और उसके पदाधिकारियों का यह एक सम्मेलन है, और डाक विभाग की भूमिका पूरे देश में सराहनीय रही है। हर क्षेत्र में डाक विभाग आज काम कर रहा है, पोस्टल बैंक से लेकर के, और हमारे हर तरह का इसमें काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है, इसका नया इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है।
इसलिए हम लोग अपने तरफ से इस विभाग को खुशखबरी दे रहे हैं कि यह विभाग और आगे बढ़े और इसके कर्मचारी संघ और जो इसके पदाधिकारी हैं वह जनता का भरपूर सहयोग दे रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी हो ताकि इस विभाग का नाम और आगे बढ़ाया जा सके। हम इस अवसर पर तमाम सभी कर्मचारी और इसके पदाधिकारी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। जेडीयू और आरएलएस में आज विलय हो रही है, इसको लेकर जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी विलय हो रही है, एक साथ आ रही है। देखिए ये तो पार्टी का काम है, विलय उलय तो होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कुशवाहा जी तो इसी पार्टी में नीतीश जी के साथ थे ही, तो बिछड़ गए थे फिर आ गए, तो उनकी शुभकामना हम लोग देते हैं और बढ़िया ढंग से एनडीए को मजबूत करें, जदयू को मजबूत करें ताकि बिहार एक संपन्न स्वाभिमानी बिहार बन सके। देखिए, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग 3 मुजफ्फरपुर प्रमंडल का 35वां द्विवार्षिक अधिवेशन आज इस सभागार में आयोजित किया गया है। यह संगठन पूरे बिहार का डाक कर्मियों का सबसे बड़ा संगठन है। पटना का भी संगठन इससे छोटा है और मैं बहुत ही मजबूती के साथ इस संगठन को पूरे बिहार में मजबूत करने का काम कर रहा हूं। आप लोग को विदित होगा कि कोरोना के काल में जहां पूरे देश में संकट में हर संसाधन बंद थे, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सारी चीज़ें बंद थी। संचार का सिर्फ एकमात्र माध्यम पोस्ट ऑफिस बच गया था। तो ना सिर्फ हम लोगों ने घर घर दवाई पहुंचाने का काम किया, बल्कि AEPS आधार एनेबल सर्विस जो है, इसमें घर तक जाकर लोगों को पेमेंट पहुंचाकर, हमारे डाकिया बंधु जो ग्रामीण डाक सेवक है गांव के, पहुंचाकर देश की वित्तीय जो मजबूती है उसका भी मजबूत खंभा बनने का काम किए। पानापुर कड़ियात स्थित संत जोसेफ सीनियर स्कूल में रविवार को आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्साह के साथ नर्सरी से लेकर 9वीं तक की छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रवेश परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं ने जहां अपने परिचित और रिश्तेदारों से इस स्कूल की बेहतर पढ़ाई और व्यवस्था की जानकारी होने की बात कही, वहीं स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिले में से आए बच्चे एवं अभिभावकों को आभार जताते हुए कहा कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्कूल अच्छा है, इसमें मेरे बड़े भाई पढ़ते थे, इसलिए इसी से मुझे पता चला स्कूल अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया। पर में सबसे अच्छा स्कूल यही है, इसीलिए हम यहाँ हैं। कैसे पता चला कि यहाँ अच्छा पढ़ा? दोस्त सबसे, पापा के दोस्त सबसे पता चला। अरे बोले थे दोस्त कि स्कूल बहुत बेस्ट है, सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए आप एडमिशन देने आए। फ्रेंड ने बताया कि संत जोसेफ स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, इसीलिए एडमिशन, इसलिए हम 7th में एडमिशन करना चाहते हैं। ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके बारे में मुझे मेरे पापा से पता चला था, इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट देने आई। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए और यहाँ का स्कूल बहुत अच्छे स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कैसे जानकारी मिला इस स्कूल के बारे में? बहुत से मेरे इधर बहुत से ये लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया है, इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो मैं यहाँ। सर पहले तो मेरा एडमिशन सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है और मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे मतलब ऐसे तो यहाँ पे लगभग स्कूल में बस मारपीट होती है ज़्यादा, लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने कहा कि ये अच्छा स्कूल है, यहाँ पे मारपीट भी नहीं और पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो उससे मेरा एडमिशन। आए हुए हैं, हमारे मोहल्ले के बच्चे सब सेंट जोसेफ स्कूल में आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, बच्चे को तौर तरीका सिखाया जाता है, वही सुन के हम लोग आए एडमिशन के लिए। हम अलकापुर में रहते हैं, अलकापुर में एक लेडीज ने बताई कि यहाँ अच्छा पढ़ाई डिसिप्लिन ऐसा है, तो इसीलिए क्या है लड़की के एडमिशन कराने। किस क्लास में है? 7th में जानकारी जैसे मेरे बच्चे प्रभात तरह से क्लास 5 तक वहाँ से पढ़ के हटा, तो पता चला कि ये स्कूल अच्छा लगा और यहाँ देवर वगैरह और मेरा बहुत कज़न लोग भी पढ़ के निकले हैं, तो वही स्कूल अच्छा लगा और पढ़ाई भी सुने, पढ़ाई भी अच्छा और डिसिप्लिन के मामले में भी वो भी सही है और यहाँ के सर और मैम लोग भी बहुत अच्छे हैं। किस क्लास में एडमिशन? अभी 6 में है, 7 में एडमिशन करा। यहाँ पे बच्चा सब पढ़ रहा है, मेरे मोहल्ले में एक बच्चा रहता है, उसका सिलेबस चेक किए, काफ़ी अच्छा बुक था और बच्चा भी काफ़ी टैलेंट था, तो वही हम सोचे कि
यहाँ पे बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। किस क्लास में है ये? बच्चा तो अभी छोटा छोटा है, बच्चा लड़का है उसका यूकेजी में कराना है, लड़की का 2 में कराना है। हमारे पड़ोस के 2-4 बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बताया कि सेंट जोसेफ ट्रेनिंग शॉप जो है वो बहुत ही अच्छा स्कूल है, इसलिए हम अपने बच्चे की एडमिशन करने लिया है। क्या नाम हुआ आपका? 7th क्लास के लिए आया है एडमिशन। इस विद्यालय पर भरोसा करने के लिए अभिभावकों का बहुत बहुत आभार विद्यालय परिवार की तरफ से व्यक्त करता हूं। खासकर जो अभिभावक इस विद्यालय से पूर्व से जुड़े हुए हैं, कोविड के दौरान उनका सहयोग और सलाह के कारण ही यह विद्यालय आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सका। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज और अभिभावक का जो अपेक्षाएं इस विद्यालय से है, उस अपेक्षा पर मैं अपने सहयोगियों के साथ खरा उतरूं, इसका पूर्ण आश्वासन देता हूं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ने बिहार के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा द्वारा निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका पर केंद्रित 2 रिपोर्ट डिजिटलाइज एग्रीकल्चर इन बिहार और एम्पावरिंग लाइव DRE सक्सेस स्टोरी फ्रॉम बिहार का विमोचन किया। राज्य की अर्थव्यवस्था खासकर कृषि, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में विकेंद्रीय अक्षय ऊर्जा पर संभावनाएं, निवेश एवं रोजगार सृजन के बारे में विस्तृत अध्ययन और इनसे जुड़ी सफल प्रयोगों पर आधारित इन रिपोर्ट्स को बिहार में स्वच्छ ऊर्जा के राज्यव्यापी विस्तार के डेवलपमेंट रोड मैप माना जा सकता है। मीडिया कॉन्फ्रेंस 2 रिपोर्ट का लॉन्च पे है। प्रमुख जो है विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, उस पर, और दूसरा जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा का यूज़ हो रहा है बिहार में, उस चीज़ को हम लोगों ने 10 केस स्टडीज़ को सामने लाया है। उस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो जैसा मैं बता रहा था कि बिहार एक कृषि प्रधारित राज्य है, जिसमें करीब 80% लोग जो है वो कृषि पे आधारित है, लेकिन इसकी ओवरऑल GDP पे जो इनका असर होता है वो सिर्फ 20% होता है। और किसान, यहाँ के किसान जो है वो माइग्रेट भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे घटता जल स्तर है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है, फिर जो डीजल पंप्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। जो 90% किसान हैं वो छोटे फार्मर्स हैं। इसके वजह से विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा एक बहुत ही आइडियल सोल्यूशन है, जो कि हर किसान को अपनाना चाहिए और सरकार को इसमें सपोर्ट देना चाहिए, ताकि ये प्रचुर मात्रा में और हर किसान इसे अपनाए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। इस रिपोर्ट में हम लोगों का जो फाइंडिंग्स आया है वो ये था कि विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा की जो पूरी क्षमता है वो बिहार में करीब 500 मेगावाट की है, और इससे 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है और 12,000 जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि बिहार के डेवलपमेंट में एक अच्छा कदम हो सकता है। नागरिक मोर्चा के द्वारा रविवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 वर्ष का लेखा जोखा सदस्यों के बीच प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रम और आय व्यय पर विस्तार से चर्चा किया गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार अभिषेक जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मोर्चा के उपाध्यक्ष अंजनी कुमार पाठक, राम नरेश झा, जयमंगल राम, सत्येंद्र कुमार सत्यन, सुशीला सिन्हा जी, गणेश प्रसाद जी, नर्मदेश्वर चौधरी जी सहित सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं बैठक में, कि पिछले मार्च से और इस मार्च में 1 वर्ष में नागरिक मोर्चा ने क्या किया नहीं किया, इसका लेखा जोखा हमने अभी यहाँ प्रस्तुत किया। एक महामंत्री होने के नाते कि नागरिक मोर्चा, अभी एक पत्रकार बंधु को हम सम्मानित करने गए थे, तो बैठा के उन्होंने कहा कि बहुत लोग कहता है कि भाई रोज़ आप छापते हैं नागरिक मोर्चा का समाचार। हमारे डेन के भी हमारे भाई कभी कोई बोल देते हैं कि रोज़ आपका आता है, सो एक आध रोज नहीं आता तो अच्छा रहता,
क्योंकि हम लोग कोई भाषणबाजी देते नहीं हैं और कोई ऑफिस में बैठ करके लेटर टाइप करके न्यूज़ नहीं भेजते हैं। जो कार्यक्रम करते हैं उसका न्यूज़ देते हैं। तो गाँव के मार्गदर्शक समाज सेवी नागेंद्रनाथ ओझा जी का लंबी बीमारी के कारण आज उनका निधन हुआ। इससे सारा नागरिक मोर्चा परिवार शोकाकुल है, सारा शहर शोकाकुल है। हम अपने बैठक के अंत में महान आत्मा के प्रति 2 मिनट मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप नागरिक मोर्चा के कार्य में सहयोग करें। और माननीय नागेंद्रनाथ ओझा जी के सम्मान में हम लोगों ने आज अपने बैठक के अंत में 2 मिनट मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। रविवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा भारत माता चौक स्थित एक निजी कैंपस में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया। कैंप में लगभग 150 मरीज का निःशुल्क इलाज हुआ और दर्जनों लोग का खून जांचकर सभी लोगों को दवाइयां दी गई, जिसमें अधिकतर ब्लड शुगर, सीजनल डिजीज और एनीमिया के मरीज थे। मौके पर डॉक्टर राकेश कुमार और दीपक कुमार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। आज मालीगंज भारत माता चौक पे कैंप लगाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसमें ज़्यादातर शुगर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। कितने लोगों को अभी देख चुके हैं? रविवार को वागेश्वरी मुख बधिर विद्यालय में लायनिस क्लब के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता बच्चों का 2 ग्रुप बनाकर लिया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। मौके पर लायनिस विनीता वर्मा, रेणुका रमन, सपना अग्रवाल और अलका अग्रवाल उपस्थित रहीं। लायनेस क्लब मुजफ्फरपुर के द्वारा इस विद्यालय के अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ सारे बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक सीनियर सेक्शन और दूसरा जूनियर सेक्शन। दोनों सेक्शन ने अलग अलग तरह की पेंटिंग की। जो सीनियर सेक्शन पर्यावरण पर पेंटिंग की और जूनियर सेक्शन फल फूल किसी पर भी उनको दिया गया फ्री पेंटिंग करने के लिए। और इन दोनों ग्रुप में 3-3 विजेता घोषित किए गए और जितने पार्टिसिपेंट थे उन सबको सांत्वना पुरस्कार दिया गया। हमारा उद्देश्य ये होता है कि समाज को जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, उनके ऊपर उठाने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी उद्देश्य के आधार पर आज ये कार्यक्रम यहाँ इस स्कूल में आयोजित किया गया। धन्यवाद। रविवार को बाकेशाह चौक स्थित मरहूम प्रोफेसर मिर्जा मुबारक अली उर्फ नवाब की मजलिस बरसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर से आए मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी ने आज के हालात पर रोशनी डाली और इसके साथ ही मौलाना ने इमाम हुसैन की शहादत को बयां की। इससे लोगों के आंखें नम हो गई। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की। मौके पर मिर्जा नजफ अली, मिर्जा साने हैदर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज यहाँ मुजफ्फरपुर में जो है वो मिर्ज़ा मुबारक अली साहब की बरसी के उन्वान से एक मजलिस का इनेकाद किया गया था, जिसमें मैं मुजफ्फरनगर से हाजिर हुआ और हमने जो है मौजूदा हालात में जो वसीम रिजवी का मामला आया है और पूरे आलम इस्लाम के लिए एक अफसोस और दिलसोज और दिल को दुखाने वाला मामला है कि वसीम रिजवी ने जो है वो कुरान मजीद की 26 आयात पे जो है वो शिकाल वारिद किया है। उसने कहा है कि 26 आयतें वो हैं कि जो दहशतगर्दी का पैगाम देती हैं, कत्ल इंसानियत का पैगाम देती हैं और इंसानियत के अमन को ख़राब कर रही हैं। उसने इसके उन्वान से याचिका दायर की। हम लोगों ने उसी को उन्वान बनाया और बताया कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है और अल्लाह की जानिब से आया है। वसीम रिजवी जैसे 1000 अफराद भी पैदा हो जाएं, कुरान मजीद की आयत तो बहुत दूर, एक नुक्ते को उसकी जगह से नहीं हटा सकते, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी किसी मुसलमान, किसी मौलवी, किसी आलिम, काबिल, फाजिल के ज़िम्मे नहीं है। कुरान मजीद ने खुद ऐलान किया है कि इस ज़िक्र के नाजिल करने वाले हम हैं और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। चूँकि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कुरान ने, खुदा ने ली है, लिहाजा खुदा इसका मुहाफ़िज़ है। हाँ, हमारा ज़िम्मा यह है कि हम एहतजाज करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और जो कुरान की तौहीन हुई है उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कराएं, क्योंकि ज़िंदा कौम की अलामत यही है। जो ज़िंदा होते हैं वो एहतजाज करते हैं, जो ज़िंदा होते हैं वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर दौर में, हर ज़माने में
चेहरे बदलते रहे हैं, नाम बदलते रहे हैं, मगर वसीम रिजवी जैसे किरदार के अफराद हमेशा आते रहे हैं और अपने इंशाअल्लाह अंजाम तक भी पहुँचेंगे। सलमान रुश्दी आपको याद है, तस्लीमा नसरीन आपको याद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, पूरा मजहब कादियानी मौजूद है, मगर वो किसी भी मुसलमान या इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए। इंशाअल्लाह हमें खुदा की ज़ात पर यकीन और भरोसा है। रामबाग माई स्थान में संपूर्ण रामायण पाठ का आयोजन श्री रामबाग दुर्गा पूजा समिति की ओर से रविवार को आयोजित किया गया। समिति के सचिव चंदन कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बरस भी रामायण पाठ का आयोजन किया गया। शनिवार को हनुमान आराधना और आज संपूर्ण रामायण पाठ हो रहा है। आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।